अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 12 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। कभी ये चैनल इसमें जामी ऑफिशियल पसंद आ जाए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ लेस फनकारी है, मोर जानकारी है। लिंडसे ग्राहम का नाम आपने सुना होगा। ट्रंप का बड़ा ही करीबी मोतमद, क्लोज एलाय, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी ईरान, प्रो वॉर और प्रो इसराइल। चल बस अचानक आज इतवार के दिन एक टीवी शो में आना था। इसके पाकिस्तान के बारे में ख्यालात कैसे रहे, इसे हमने पाकिस्तानियों ने हिलाल कायद आज़म से भी नवाजा हुआ है, ये बाद में बात करते हैं। लेकिन आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो फटा है वो अब जरा संजीदा हो चुका है, क्योंकि 2 राउंड तो हो गए, मंगल बुध जुमेरात जुमे के आसपास, बल्कि आप कहें कि मंगल और बुध की दरमियानी शब और बुध और जुमेरात की दरमियानी शब, ये 2 राउंड हुए थे। यानी अमेरिकी हमले, जवाब में ईरान का हमला, अब तीसरा सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह 11 बजे इरना, जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, उसने बताया कि उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के जहां बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और दीगर हमले किए हैं। अब के बाद तो उन्होंने कतर और ओमान को भी नहीं बख्शा। हालांकि ओमान के साथ आपने हुर्मुज़ पे बातचीत भी चल रही है। तो क्या आपने हुर्मुज़ बंद हो चुकी? मुतज़ाद दावे हैं और कशीदगी अब बढ़ रही है, सालिस बीच में नहीं आ रहे। यह है दूसरा मौजूद। तीसरा, आज सुबह के व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि समहाउ इस्लामाबाद पिंडी में कुछ ऐसी खबरें हैं, हवा बन रही है कि और कुछ नहीं तो विफाकी काबीना में रद्दो-बदल कर लिया जाए, कोई नए चेहरे, कोई नौजवान वो आगे लाए जाएं। तो उसका मुझे सुबह से लेकर अब तक मेरा ख्याल है 8-10 फोन आ चुके हैं, कुछ उम्मीदवारों के, कुछ मायूस होने वालों के और कुछ फैसला साजों से जुड़े लोगों के। उसमें मैंने आज आपको खबर ये देनी है कि वो जो मैंने वजारत खारजा का जिक्र किया, हुकूमत तो कहती सब अच्छा है, 1-2 छोटे मोटे तबादले होंगे और कुछ वजारतें जम कर दी जाएंगी। लेकिन एक वजारत ऐसी है जो बड़ी अहम है। उस वजारत में 1 नहीं, 2 नहीं, शायद 3 उम्मीदवार हैं जिनके बीच में मुकाबला है। वो जरा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाए, आपने हुर्मुज़ की बात कर लेते हैं। कंट्रोल किसके पास है? ईरान ने ऐलान कर दिया था जैसे ही अमेरिकी हमले हुए। अमेरिका ये कहता है कि उन्होंने एक, असल में मेरा ख्याल है एक जहाज था, गैलेक्सी नामी वैसल गुजर रहा था कब्रस का, उस जहाज को ईरान ने टारगेट किया। तो उसके जवाब में अमेरिका ने यह दावा किया है कि उन्होंने 140 जगहों पे टारगेट किया है ईरान के अंदर, 140। और तीसरा मरहला उन्होंने करार दिया है ये खौफनाक इस कशीदगी का। कब्रस का ये जहाज, बिल्कुल उसका नाम जेएस गैलेक्सी है, उसके ऊपर हमला, उसके रद्द-ए-अमल में। और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, वो कह रहे हैं कि ईरान को अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने जवाब में यूएई, बहरीन, ओमान और कुवैत पर हमले किए और साथ ही कहा कि हुर्मुज़ इस खित्ते में जब तक अमेरिकी मुदाखलत खत्म नहीं होती तब तक ये बंद रहेगी। सेंटकॉम ने आज दिन में 2 बार ट्वीट करके कहा कि नहीं जी, अमेरिकी फौजें वहां मौजूद हैं, नेवी वहां मौजूद है, ईरान का कंट्रोल यहां नहीं हो सकता। ईरान कह रहा है सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक आपकी मुदाखलत बंद नहीं होती, और हमें को बता के शनाख्त करवा के जहाज गुजरना चाहिए तो वो गुजर सकता है। ओमान की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं कि अभी अब्बास इराकी साहब वहां गए थे और वहां पे आपने हुर्मुज़ के हवाले से 2 रूट्स के ऊपर बात हुई थी जो ईरान ने प्रपोजल रिजेक्ट किया था। और ओमान को वैसे तो मुजमिल इस जंग में खासी छूट दे रखी ईरान ने, लेकिन ओमान की एक एयर बेस है दुक्कम, उसको टारगेट किया। वजह, वहां पे जो अमेरिकी बहरी बेड़े या वेसल्स हैं वो रिफ्यूलिंग के लिए आती हैं, वहां पे उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनको टारगेट किया है। कतर में एक बहुत तवील अरसे के बाद इन्होंने हमला किया, हालांकि कतर जो है वो सालिस भी है, अल अदेद एयरबेस जो है उसको टारगेट किया है। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस को टारगेट किया, वहां से जहाज उड़ते हैं अमेरिकी, और वो साउथ ऑफ ईरान में जो 140 टारगेट किए गए उसके जवाब में वहां पे उन्होंने हमला किया। और कुवैत पर भी अली सालम और दीगर एयरबेसों पर उन्होंने हमला किया। अब मैं देख रहा हूं कि इरना ने जो खबर छापी, उन्होंने कहा कि ईरान ने ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी बेसिस पे पूरे खित्ते में जो है वहां हमने जवाब दिया है हालिया हमलों के जवाब में। कुवैत में वो कहते हैं जो पैट्रियट सिस्टम है इनका, उसको तबाह किया है, एमुनिशन सेंटर को, रडार साइट को, और बहरीन में ड्रोन हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हमले उन्होंने प्रिंस हसन एयरबेस उर्दन पर किया और दावा किया कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह है। उर्दन कहता है 3 मिसाइल आए थे, हमने वो गिरा दिए हैं। कशीदगी यहाँ पे अब मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम सवाल कि सालिसीन क्यों चुप है? मेरा ख्याल है सालसन आप बस हुई पी है कि मेहनत अल्लाह करके थक गए हैं कि बंदे के पुत्र बनो, ना ये सुनते हैं ना वो सुनते हैं और बाजी नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल अब खामोश कोशिशें हो रही हैं। अब जो कोशिशें हो रही हैं वो खामोश है, यानी पब्लिकली अनाउंस उनको नहीं किया जा रहा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का मालूम नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये मामला कशीदगी की जानिब जाएगा। यहाँ 2 बातें मैं आपसे कर दूं इससे जुड़ी हुई। कशीदगी इसलिए भी कि लिंडसे ग्राहम 70-71 साल इसकी उम्र थी। ये वही शख्स है जिसने हालिया दिनों सेनेट की कमेटी के दौरान, वहाँ सेंटकॉम के जो जिम्मेदार आए थे, उन्हें कहा था कि भाई नूर खान एयरबेस के अंदर ईरान की जो तैयारियां उनको पाकिस्तान ने बछाड़ चढ़ा के, चादर चढ़ा के छुपाया है, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। ये वो शख्स है जो कहता रहा कि पाकिस्तान की सालिसी ठीक नहीं है, इसे सालिसी का किरदार अदा ना करें। ये वो शख्स है जो कट्टर किस्म का प्रो इसराइली है, कट्टर किस्म का नेतन्याहू का हामी, और ईरान का तो नाम नहीं सुन सकता था। यानी मुसलमान मुखालिफ जज्बात, ईरान पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात, शक की निगाह से देखना, वो ओबीएल के केस से लेकर अब तक हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी हुकूमतों ने इसे हिलाल कायद आज़म से नवाजा हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर दौर में वो सेनेटर, वो कांग्रेसमैन या वो शख्स जो हमें बड़े घर में जरा कुर्बत अनायत फरमा दे तो उसको हम बड़े प्यार मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। बाय द वे ये वाकया 2019 में हुआ था, जनाब खान साहब से मिला था इस्लामाबाद और फिर न्यूयॉर्क में भी, और उन्होंने इसे बड़ा एक एसेट करार दिया था अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। खान साहब के हक में भी उसने 2 बार बातें की। लेकिन हालिया दिनों नेतन्याहू से उसकी फोन कॉल हुई, क्योंकि अब जब वो इंतकाल कर गया अचानक, मुख्तसर सी अदालत हुई, प्लान उसके बड़े थे। आज उसने इतवार को एनबीसी टीवी है उसमें मीट दी प्रेस नामी प्रोग्राम में जाना था, लेकिन कुदरत कुछ और मंजूर है। मौसूफ तो वो थे जो कह रहे थे कि इसराइल का दिफा अमेरिका की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये साउथ कैरोलिना से इसका ताल्लुक था। ट्रंप का बड़ा हामी, और जो अमरीकी खारजा अमूर हैं
उस पर बड़ा असरअंदाज होने वाला शख्स था। वाशिंगटन डीसी में डेरे डाले रखने, मुख्तलिफ लॉबीज के साथ पूरी दुनिया में ट्रैवल करना, इसराइल के कॉज कॉन्टेस्ट करना, और आर्मड कमेटी या सेनेट की कमेटी में हाउस की जब भी कोई गुफ्तगू होनी तो इसने लताड़ना जर्नैलों को क्या नताइज आपने हासिल किए। तो ये यानी इसने नूर खान वाली कहानी भी सुनाई, और ईरान के बारे में तो इसका एक ही तकिया कलाम था कि निस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो इससे अब जब ये इंतकाल कर गया तो ट्रंप ने कहा मैंने अपना एक अजीम तरीन दोस्त जो है वो खो दिया है। और दूसरी उसने बात की नेतन्याहू ने कि ये बहुत अच्छा दोस्त था। हालिया दिनों जब मेरे उससे बात हुई तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने दिफा का खुद बंदोबस्त कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका है। ये उसकी वालेहाना मोहब्बत थी इसके लिए, जो हम कहते हैं इसराइल के लिए। इसने उसने कहा मेरा ग्रेट फ्रेंड ऑफ इसराइल है जिससे हम आज महरूम हुए हैं। ईरानी मीडिया पे खातून जो सरकारी मीडिया पे खबर पढ़ी तो उसने कैसी खबर आई है मेरे सामने जो मेरा जी चाह रहा है कि मैं 2 बार पढ़ूं, 1 बार नहीं 2 बार पढ़ूं, सरशारियत से पढ़ूं, फतह याबी से पढ़ूं, मुबारकबाद के अंदाज में पढ़ूं। तो मैंने देखा वो क्या नशर करें, वो कहने लगे कि ये शख्स जो है जो फलां है ये जहन्नुम वासिल हो चुका है, अंजाम को पहुंचा। और उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि वो बदला लेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुखसर अदालत हुई अचानक और ये फिर चल बसा है। ये जो मैं जब भी इसका जिक्र करता हूं तो हमारे कई दोस्त बड़ा माइंड करते हैं कि आप इसे पीटीए से क्यों मिलाते हैं। ये फैक्ट है कि ये जनवरी 2019 में खान साहब से मिले थे, इस्लामाबाद भी आए, फिर न्यूयॉर्क भी गए और फिर इन्हें हिलाल कायद-ए-आज़म अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसने एक जुमला कहा था, डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान पे एतबार मत करो। मैंने आपको कहा कि किसी भी सियासी रहनुमा, किसी भी हुकूमत की पसंद नापसंद की बजाय ये फैक्ट है कि हमारी जो जरा वहाँ हलवा सीधी करवा दे, उसको हम तनख्वाह भी दे देते हैं और उसके बाद 66 भी करा देते हैं, बाद बचा तो बंदा है किसी। लेकिन आप देखिए कि ये कुदरत का निज़ाम कैसा है, अचानक चल बसा, प्लान इसका कुछ और था। अब आ जाते हैं जी वो मुद्दा जो मैंने सुबह सवेरे छेड़ा था और वो बीच में रह गया। हमने जिक्र किया था कि जून के मिड में भी गुफ्तगू हुई थी, काबीना में रद्दो-बदल तब्दीली, और अब भी कल जियो के रिपोर्टर रियाज अकबर यूसुफज़ई साहब ने खबर दी थी। तो हमारी राय तो ये थी कि कोशिश ये की जा रही है कि कुछ नए चेहरे जो हैं वो मुतारिफ करवाए जाएँ, एटलीस्ट 3, 4, 5, और ताकि बुजुर्गान को सुन के जो आवाम थकी अकी हुई है तो कोई चलो देखने में, सुनने में, समझने में कोई तब्दीली आ सके। डिवीजन्स और वजारतों को 32 तक महदूद करना है, कई फजूल वजारतें उनको खत्म करना है। तो उस सिलसिले में सबसे अहम मुद्दा जो था, सुबह से जो ज़रा बहस था, मुझे कई फ़ोन भी आए, तो उसमें था कि वजारत खारिजा के हवाले से आज दिन भर जो मेरी मालूमात पहुंची कि नहीं जी साहब अच्छा ओके है, वो डॉक्टर साहब मिले सऊदी सफीर से भी, हालांकि नकवी साहब वहाँ गए हुए हैं। तो एक तासुर ये था कि शायद नकवी साहब को वजारत खारिजा दी जा रही है और दाखिला जो है वो शायद सनाउल्लाह साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब को दी जा सकती है। लेकिन अभी तक जो ये हुकूमती हल्के हैं ये फरमाते हैं नहीं बाप साहब अच्छा है, ऐसे चलेगा, 3-4 मामूली रद्दो-बदल होने। मेरे पास दिलचस्प खबर ये है कि वजारत खारिजा के लिए, चलिए नकवी साहब का नाम तो लोग सोचते ही होंगे कुछ, एक और साहब हैं जो निगरान रहे और वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, कभी-कभी टीवी पे आते हैं, लेक्चर भी देते हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं। तो उनका भी ख्याल ये है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं खारजा उमूर को देखने के लिए। हालांकि सिस्टम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बड़ी पसंद की निगाह से देखते हैं, आज से नहीं, तब से जब वो डिवोर्स एक दफ़ा गए थे और वहाँ पे मैं राहुल था, वो क्या नाम उसका, नाम भूल जाता मुझे, एंकर का, इंडियन टीवी का, तो बर्फ पोश पहाड़ से पीछे वहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दिया, बहुत पुरानी बात है। तो सिस्टम उनको भी बड़ी पसंद की निगाह से देखता है वजारत खारजा के अतबार से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वजारतें ली नहीं हुई। तो वो एक निगरान साहब साबिक और एक ये मैंने पसंद का इजहार फरमा दिया, एक नकवी साहब। तो दूसरा दाखिला का मामला है, तो उसके ऊपर भी तारड़ साहब और सनाउल्लाह साहब अगर नकवी साहब छोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों को आप ना भी हिलाएं तो कुछ वजारतें खत्म होंगी, पोस्टल सर्विस जैसी, दफाई पैदावार जैसी और सकाफत और कल्चर जैसी वो मर्ज हो जाएंगी। अता तारड़ साहब से बड़ा, उनकी वजारत से बड़ा मुतमिन है सरकार, और सो इज़ द केस टेलीकॉम एंड कपल ऑफ अदर। ये जो बहरी उमूर वाला जुनैद अनवर साहब हैं, वहाँ भी कोई सवालिया निशान उठते हैं। तो है, लेकिन महीने डेढ़ के अंदर या 2 माह मैक्सिमम रख सकते हैं जिसके अंदर ये कुछ कार्रवाई डाली जा सकती है। प्लानिंग तो एक अरसे से चल रही है, लेकिन करते इसलिए नहीं कि अगर हमने यकदम को 4-5 बंदे बड़े बदल दिए तो ये तासुर जाएगा कि ये डिलीवर नहीं कर पाए और हुकूमत नाकाम हुई और नया तजुर्बा करने जा रही है। असल वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि कुछ इस काबीना में बुजुर्गान ऐसे हैं, 1-2 जो कि यानी आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के जो बड़े भाई हैं, उनकी ज़ाहिर बात है ज़ाती दोस्त हैं, उनसे मुहब्बत है पुरानी, तो उनकी आशीर्वाद की वजह से भी मौजूद है। तो अब उन्होंने हटाए कौन, ये भी एक मसला है। बाकी नौजवानों पर नज़र ज़रूर है और निज़ाम चाहता है कि नौजवान भी आगे आएँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप जितनी भी तब्दीलियाँ कर लें, बरामद क्या होगा? देने को क्या है? क्या आपका आना जाना, उड़ना बिछोड़ना, या काम काज, या कानून साजी, या बोलना, ये सब आवाम को अपील कर पा रहा है इन हालात में? सबसे बड़ा सवाल ये है। मईशत चल रही है, दूसरा सवाल ये है। कोई रोज़गार, पानी, बत्ती, बिजली, गैस सस्ता हो रहा है, तीसरा सवाल ये है। और क्या आपकी गुफ्तगू या आपके बयानिया जो है वो लोगों के दिलों में घर कर रहा है, चौथा सवाल ये है। तो आप बंदे बदल लें, लेकिन जब तक ये 4 चीज़ें उनमें नहीं आएंगी, तब तक मेरा नहीं ख्याल पब्लिक एट लार्ज उस तरह से इन्हें बाय करेगी। हाँ, तब्दीलियों से ये है कि कुछ 4 माह 6 माह एक नई डिबेट जन्म लेगी और नए चेहरे आएंगे, टॉक शो नए होंगे, थोड़ा बहुत यानी हल्के सुरों पर मौसीकी मधुर हो सकती है फॉर टाइम बीइंग। लेकिन जो मेरे 4 सवाल हैं कि वो जब तक नहीं होंगे किसी भी कैबिनेट के अंदर, तब तक मामला ऐसे चलेगा। हाँ, डार साहब रहें ना रहें, डिप्टी पीएम जरूर रहेंगे और इकोनॉमी को ओवरसी करने के लिए कुछ सिस्टम बन सकता है, उसमें जा सकते हैं। बाकी एक मामला जो अक़लियती उमूर का है, वहाँ भी है ठीक ठाक प्लान, और उसमें भी 1-2 कैंडिडेट्स हैं। तो उसमें खेलदा साहब बड़े नुमाया हैं, आपने सरदार जी भी बड़ा किरदार अदा करते हैं,
तो वहाँ हर जगह पे पैरेलल एक एक दो दो लोग यानी लिस्ट में मौजूद हैं, हरकत में लोग हैं, सीवियाँ लेके भी लोग फिर रहे थे कि शायद टेक्नोक्रेट और नई हुकूमत आ रही है, तो उसका तो भी इम्कान नहीं है, तो इसी पे गुजारा करना होगा फॉर टाइम बिंग। रद्दो-बदल की मैंने खबर हाँ, मैंने देखा तीमरगरा में मोहतरमा रीमा खान साहिबा भी मंजर-ए-आम पर आई हैं, वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन बात कर रही थी और कह रही थी कि इतनी पावर है, इतनी मकबूलियत है, तो ताकत के बलबूते पर, मकबूलियत के बलबूते पर फिर बात होगी, पहले उसका तासुर तो दो। और यानी वो इस तरह से जो इनडायरेक्टली एंगेजमेंट है उसकी शायद हामी मालूम नहीं होती। कुछ लोगों ने सवाल पूछा ट्विटर के ऊपर कि क्या उन्होंने अमली सियासत का आगाज़ कर दिया? मेरा ख्याल है वो चाहें ना चाहें खान साहब की एकदम मौजूदगी में एक वर्कर सपोर्टर को एक अपील तो करती हैं, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली है उससे मौजूदा जो क़यादत है दस्तयाब वो बड़ा परेशान रहती है कि हम जो भी काविश करते हैं मुलाकात की राह निकालने की या कोई बैकडोर डायलॉग की, वो डैमेज हो जाती है व्हेनेवर उनकी एंट्री होती है। दूसरा फवाद शोएब एंड कंपनी लगे हुए शाह साहब से मिलके कि जी वो डायलॉग नेशनल डायलॉग कमेटी, वो कहानी मैं सादा सा नुस्खा बता देता हूँ आपको। उस कहानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उस ग्रुप के पास लेजिटिमेसी नहीं है, ना पीटीआई की, ना साइयों की और ना हुकूमत की। हुकूमत कुछ हरकत कहते हैं हाँ अच्छा काम है, और साइयों की हद तक बड़ा निचले ग्रेड तक प्रभावित हैं, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा तबसरा करता नहीं होता। एफर्ट अच्छी है कि हाँ डायलॉग होना चाहिए, शाह साहब भी चाहते हैं डायलॉग हो, लेकिन बात ये मैं बार बार उन दोस्तों से पूछता हूँ जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं, बड़े पहुंचे हुए अक्लमंद तरीन लोग हैं ये, क्योंकि बाकी किसी की अकल या तज्जिए को ये मानती नहीं है। नेशनल डायलॉग कमेटी वाले समझते हैं कि बाकी लोगों को अकल नहीं है, जितनी इन्हें अकल है वो अफलातून है। भाई साहब लेजिटिमेसी आपके पास नहीं है, इसके ऊपर मैं तबसरा करके जरूर बताइएगा मेरी राय कैसी है, आपको ये बात यानी दिल को लग रही है नहीं। लेजिटिमेसी से मुराद ये होती है कि क्या पीटीआई ने अपना वजन आपके पलड़े में डाला है, क्या सिस्टम ने आपको मैंडेट दिया है, क्या हुकूमत आपको आशीर्वाद दे रही है, क्या अपोजिशन जमातें आपके साथ हैं, क्या आपकी मौजूदगी कहीं है बानू में आगे पीछे। अल्लाह हाफिज़।